आज जिस पोएम को हमने स्टार्ट करना है वो आपके सिलेबस की पोएम नंबर 17 है, बुक थ्री से पोएम 17 दैट हैज़ बीन इंटाइटल्ड एज द डिलाइट सॉन्ग बाय एन स्कॉट मोमेडे। नवेरे स्कॉट मोमेडे की लिखी हुई ये पोएम है। इसका एक पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इसमें क्या उसने लिखने की कोशिश की है। ये जो थीम आपको इसका सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस सारे को पढ़ने की बजाय आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि इसमें है क्या। नवेरे स्कॉट मोमेडे इज़ अ पोएट ऑफ नेचर, ही इज़ अ लवर ऑफ नेचर जस्ट लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ। जैसा कि आपने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स को 9th या 10th में कहीं पे पढ़ा होगा। यू माइट हैव इनकाउंटर्ड दैट पोएम डैफोडिल्स व्हेन ही वाज हैविंग अ वॉक at the bank of a canal, and suddenly he happened to see a large number of flowers, daffodils blossoming somewhere. अचानक उसने देखा कहीं पे किनारे पे बहुत से फूल, 10,000 फूल डैफोडिल्स के वो खिले हुए थे और उन पे उसने एक नज़म लिख दी। तो वो भी नेचर को पसंद करता है। ही इज़ एन अडोरर ऑफ नेचर। इन द सेम वे नवेरे स्कॉट मोमेडे इज़ ऑल्सो एडमायरर एंड अडोरर ऑफ नेचर। तो दोनों ने नेचर के बारे में लिखा है। आपकी पहली पोएम जो हमने पढ़ी थी द रेन, वो भी नेचर के बारे में थी और क्लास में बहुत सी पोएम्स की मैंने आपको क्लासिफिकेशन भी करवाई हुई है कि कौन सी नेचर से इन्फ्लुएंस्ड है, कौन सी वर्ल्ड वार से इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये पोएम जो है डायरेक्टली नेचर इन्फ्लुएंस्ड है। इसको आज हम देखेंगे। नवेरे स्कॉट मोमेडे एक अमेरिकन पोएट है और 1934 में ये पैदा हुआ और अकॉर्डिंग टू गूगल ही इज़ स्टिल अ लिविंग पोएट। क्योवा नॉवलिस्ट है। क्योवा एक कबीला है अमेरिका में। नीचे जी आपको जो लोग नज़र आ रहे हैं, दे आर हैविंग फीदर्स ऑन देयर हेड्स, फीदर कैप्स, एंड दे आर वेयरिंग क्वाइट क्वीर ड्रेसेस। तो ये इनके जो जंगली सा लिबास और हुलिया है, ये अमेरिका का एक कबीला है। तो इनके लिए ख़ास तौर पे नवेरे स्कॉट मोमेडे पोइट्री लिखता है। ये लोग नेचर से बहुत मोहब्बत करते हैं और इन्हीं के लिए लिखी गई नज़म है। तो इस नज़म को खैर हम अपने पर्सपेक्टिव में भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले तो हम इस पोएम को एक दफ़ा पढ़ेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें हमने क्या पढ़ना है। पोएम 17 और ऊपर आप ये देख रहे हैं लिखा हुआ फ्री वर्स। इसकी कोई राइम स्कीम नहीं, ये फ्री वर्स है। जैसे कि उर्दू में आप आज़ाद नज़म का शायद किसी ने कॉन्सेप्ट सुन रखा हो। नज़म मुअर्रा है, नज़म आज़ाद है, पाबंद नज़म काफ़िए वाली है। तो ये इसी तरीके से इंग्लिश में भी फ्री वर्स मौजूद है क्योंकि नज़म ख़ास तौर पे इंग्लिश से उर्दू में आई हुई है। फर्स्ट लाइन देखें, आई एम अ फीदर ऑन द ब्राइट स्काई, आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन। कितनी अजीब बातें इसमें कर रहा है कि आई एम द फीदर ऑन द ब्राइट स्काई, मैं चमकते आसमान पे एक पर हूँ। आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन, मैं मैदान में दौड़ने वाला एक नीले रंग का घोड़ा हूँ। आई एम द फिश दैट रोल्स शाइनिंग इन द वाटर, मैं एक उस मछली की तरह हूँ जो पानी में तैरती है और खेलती है पानी में। आई एम द शैडो दैट फॉलोज अ चाइल्ड, मैं एक साया हूँ जो बच्चे के पीछे चलता है। आई एम द इवनिंग लाइट, द लेसर ऑफ मीडो, मैं चिरागाह की चमक हूँ। आई एम द ईगल प्लेइंग विद द विंड, मैं वो उकाब हूँ जो हवा के साथ खेलता है। आई एम अ क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स, चमकते हुए मोतियों का मैं क्लस्टर हूँ, कलेक्शन हूँ। आई एम द फारदेस्ट स्टार, मैं आसमान पे नज़र आने वाला एक दूर का सितारा हूँ। आई एम द कोल्ड ऑफ डॉन, मैं सुबह के सूरज की ठंडी किरण हूँ। आई एम द रोरिंग ऑफ द रेन, मैं बारिश की गरज हूँ। आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो, मैं पहाड़ों की चोटियों पे चमकती हुई बर्फ़ की तरह हूँ। आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन अ लेक, आई एम द फ्लेम, आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स। यू सी आई एम अलाइव, आई स्टैंड इन गुड रिलेशन, आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द लॉर्ड्स, आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ ब्यूटीफुल, आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ फ्रूटफुल। यस, यू सी आई एम अलाइव, आई एम अलाइव। तो इस नज़म में ख़ास तौर पे जो आइडियोलॉजी पोएट ने बयान की है वो आइडियोलॉजी ये है दैट इफ़ अ पर्सन is having some love for nature in his heart,
इट विल कीप हिम अलाइव इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में अगर आप महसूस करना चाहते हैं कि आप जिंदा हैं तो आपको चाहिए कि आप नेचर की सराउंडिंग में रहें। जैसे लोग चलने फिरने के लिए, सैर व सियाहत के लिए किसी पार्क में चले जाएं, या कोई मरी चला जाए, या कोई नारायण खगान की तरफ चला जाए, दैट इज़ ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। वो सारे नेचुरल एस्पेक्ट्स हैं। तो शायर ने पूरी नज़म में कहीं कह रहा है कि मैं एक फीदर हूँ, मैं एक ब्लू हॉर्स हूँ, आई एम फिश, आई एम शैडो, आई एम इवनिंग लाइट, आई एम ईगल, आई एम क्लस्टर ऑफ बीड्स, आई एम फारदेस्ट। सारी नज़म जो है, ये पहली इसकी कुछ लाइंस जो हैं, ज़्यादातर हिस्सा वो इसी से शुरू हुआ है, आई एम से। और बहुत से उसने नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का बाद में जिक्र किया है कि मैं उसकी तरह हूँ, मैं ब्लू हॉर्स की तरह हूँ, मैं फ़िश की तरह हूँ। यानी है वो इंसान और अपने आप को आइडेंटिफाई किन चीज़ों के साथ कर रहा है, इन तमाम चीज़ों के साथ, कि मैं एक पर हूँ, मैं ब्लू हॉर्स हूँ, मैं फ़िश हूँ, शैडो हूँ, इवनिंग लाइट हूँ, ईगल हूँ, क्लस्टर ऑफ बीड्स हूँ, फादर स्टार हूँ, कोल्ड ऑफ डान हूँ, रोरिंग ऑफ रेन हूँ। तो ये उसकी नेचर के साथ मोहब्बत है कि नेचर के सामने, इस लाइन को गौर से सुनना, कि नेचर के सामने ही हैज़ टोटली निगेटेड हिज पर्सनैलिटी, हिज ओन सेल्फ। उसने नेचर के सामने अपने आप को मुकम्मल तौर पे निगेट कर दिया है और अपने आप को वो नेचर का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ फीलिंग हिमसेल्फ एज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर, नेचर दैट इज़ ब्यूटिफुल, नेचर दैट कीप्स ह्यूमन बीइंग अलाइव। आगे मज़ीद इसकी हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि वो क्या इसमें डिटेल्ड में बयान कर रहा है। फर्स्ट लाइन इसकी देखें, उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है। एक एक लाइन को या दो लाइनों को हम लेके उसकी वजाहत करेंगे। लर्नर में इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने देखी है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा सूटेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है। सारा पैराग्राफ इकट्ठा बनाया हुआ था उस वहाँ पे। पहली लाइन देखें, आई एम अ फीदर ऑन द ब्राइट स्काई। मैं चमकते हुए आसमान पे एक पर की तरह हूँ। फीदर पर। एक्सप्लेनेशन इसकी देखें कि आई एम अ फीदर ऑन द ब्राइट स्काई। पहले थोड़ा सुन लें इसके बारे में, एक्सप्लेनेशन के बाद में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बर्ड इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, इफ अ बर्ड इज सोरिंग इन द स्काई, अगर कोई परिंदा बहुत बुलंदी पर आसमान पे उड़ रहा है और उसके परों में से कोई एक पर टूट के अलग हो गया, तो अब वो पर उस परिंदे के कंट्रोल में नहीं रहता। उसकी मर्जी है, वो हवा में कभी किसी तरफ जा रहा है, कभी किसी तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि वो लिमिट से, परिंदे की लिमिट से आज़ाद हो चुका है। इन दिस वे द फीदर दैट इज ऑन द ब्राइट स्काई फ्लोटिंग इन द एयर, जो हवा में फ्लॉट करता फिर रहा है, पहली नज़र में तो हम उसको देखेंगे कि दैट इज़ अ मेटाफर फॉर फ्रीडम। वो आज़ादी के लिए एक मेटाफर है। आई एम अ फीदर ऑन द ब्राइट स्काई। और अगर शायर अपने आप को कह रहा है कि वो चमकते हुए आसमान पे एक फीदर की तरह है, एक पर की तरह है, तो वो अपने आप को जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि बीइंग अ पार्ट ऑफ नेचर ही इज़ क्वाइट फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ केयर्स एंड वरीज। वो हर किस्म की परेशानियों से आज़ाद है। अपने आप को उसने जो इसमें पर कहा है, दर हकीकत वो ये बताना चाहता है, वो ये एलेबोरेट करना चाहता है कि उसकी सेंस ऑफ फ्रीडम क्या है। ही सीम्स टू बी फ्री फ्रॉम केयर्स एंड वरीज। जिस तरीके से वो परिंदे से अलग हो जाता है, उसकी अपनी एक आज़ादी है, चाहे वो बेजान है, तो लेकिन शायर का देखने का अंदाज एक ऐसा है। तो वो पर क्या जाहिर कर रहा है? वो ये जाहिर करता है कि वो आज़ादी के लिए एक मेटाफर है। तो द पोएट सीम्स टू बी फ्री फ्रॉम केयर एंड वरीज एंड फील्स हिमसेल्फ एज लाइट एज अ फीदर। और वो अपने आप को इतना आज़ाद महसूस कर रहा है जितना कि कोई पर किसी परिंदे के जिस्म से अलग होके महसूस करता है। देर इज़ नो लिमिट ऑफ हिज फ्रीडम। जिस तरीके से उस पर की आज़ादी की कोई हद नहीं रहती, अब वो जहाँ मर्जी गिरे, जहाँ मर्जी फ्लॉट करता फिरे। इन द सेम सेंस, अकॉर्डिंग टू पोएट, ही इज़ क्वाइट अ फ्री पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। वो इस दुनिया का एक आज़ाद हिस्सा है।
ये जिस ट्राइब के लिए, क्योवर ट्राइब के लिए इसने अपनी ज़्यादातर नज़में लिखी हैं, उनके साथ अमेरिका में स्लेव्स की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसने उनकी खातिर ये नज़म लिखी है। हम इसे अपने लिहाज से पढ़ नहीं सकते, लेकिन किसी हद तक हम इसको इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे जो फीदर ऑन द ब्राइट स्काई है, वो पहली बात तो ये कि नेचर के साथ उसकी मोहब्बत को जाहिर करता है, और दूसरी बात ये कि वो उसकी सेंस ऑफ फ्रीडम को, आज़ादी की सेंस को जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पर ये पहली लाइन की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंड लाइन को देखें, आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन। आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन। पहली बात तो यही बहुत अजीब सी है कि ब्लू हॉर्सेस जो हैं वो दुनिया में पाए नहीं जाते। ये एक मेटाफर है ब्यूटी का, यानी ऐसी इमेजिनेटिव खूबसूरती उसने क्रिएट की है जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे पोएट्स जो हैं उनको हम देखते हैं कि वो अपनी एक दुनिया अलग से क्रिएट करते हैं अपनी इमेजिनेटिव फ्लाइट के जरिए। आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन। मैं उस नीले घोड़े की तरह हूँ जो मैदान में दौड़ता है। ब्लू हॉर्स सिंबल ऑफ पावर है, ताकत की अलामत है। दैट रन्स इन द प्लेन, जो मैदान में दौड़ता है। द ब्लू हॉर्स विद विच द पोएट इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ इज नॉट बिजी इन ग्रेजिंग इन सम पास्चर और अ मीडो लाइक अ कॉमन हॉर्स। वो किसी आम घोड़े की तरह किसी चरागाह में, किसी मीडो, किसी पास्चर में वो घास चरने में मसरूफ नहीं है, बल्कि वो किसी पर्पस के साथ है। वो अपनी पावर को एग्जिबिट कर रहा है। ही इज रनिंग, इट इज रनिंग, इट इज रनिंग इन द प्लेन, इट इज रनिंग इन द ग्राउंड। वो घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन। ब्लू हॉर्स ताकत का, पावर का एक मेटाफर है। देन टू सप्लीमेंट हिज रिलेशन विद नेचर, अपने रिलेशन को नेचर के साथ मजीद सप्लीमेंट करने के लिए, बढ़ाकर बताने के लिए, पोएट कॉल्स हिमसेल्फ अ ब्लू हॉर्स दैट इज अ सिंबल ऑफ पावर एंड द ब्लू कलर इज अ रेफरेंस टू वर्ड्स लाइट। लाइट की तरफ भी इसका रेफरेंस है। द ब्लू हॉर्स इज नॉट बिजी इन ग्रेजिंग बट शोज स्ट्रेंथ। वो घास चरने में मसरूफ नहीं है, वो अपनी ताकत दिखाने में मसरूफ है। नो वन कैन सबड्यू द लिबर्टी ऑफ द पोएट। जिस तरीके से उस ताकतवर घोड़े को अपने कंट्रोल में करना मुश्किल है, दैट इज रनिंग इन द प्लेन, इन द सेम वे नो वन कैन सबड्यू द लिबर्टी ऑफ द पोएट। कोई भी उस शायर की आज़ादी को सबड्यू, अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। Then the poet calls himself, I am the fish that rolls shining in the water. फिर अपने आप को एक ऐसी मछली के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है। That rolls, that swims, shining in the water. जो पानी में तैर रही है, और पानी कैसा है? Shining in the water, और पानी में चमक रही है। In a state of ecstasy, इंतहाई खुशी के आलम में, The poet imagines himself like a fish that swims in the water. वो इंतहाई खुशी के आलम में अपने आप को इमेजिन करता है कि वो एक ऐसी मछली की तरह है जो पानी में तैरती है, एंड प्लेज विद द पावरफुल वेव्स, और ताकतवर लहरों का सामना करती है। लेकिन उसके लिए ये एक खेल है। जब इंसान नेचर का हिस्सा बन जाए तो नेचर डज नॉट सीम टू बी dangerous or harmful for that person. Its slimy skin brightens with the rays of the sun. पानी इतना शफाफ है, पानी इतना ट्रांसपेरेंट है कि उसमें सूरज की किरणें जाके उसके जो फिन्स हैं, मछली के जो फिन्स हैं, उसके जो पर हैं, that are being brightened by the rays of the sun. सूरज की किरणें उनको चमका रही हैं। इससे वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है पोएट यहाँ पे कि सूरज की किरणें जो पानी में मछली के परों को चमका रही हैं,
नेचर ने पानी को शफाफ पैदा किया है, साफ पैदा किया है। इट इज़ ओनली वी द ह्यूमन बीइंग दैट आर पोल्यूटिंग एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। ये इंसान उसको ऐसा कर रहे हैं कि उसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाती है। आई एम अ फिश दैट रोल शाइनिंग इन द वाटर। एक मछली के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, और फिर ये जिस तरीके से वो पहली हमने लाइन पढ़ी कि अपने आप को उसने पर के साथ आइडेंटिफाई किया, जो बिल्कुल आज़ाद है और आसमान पे वो बिल्कुल पर से परिंदे से टूट के अलग हो के आज़ाद हो चुका है। इसी तरह से मछली भी एक आज़ादी का सिंबल है। नेक्स्ट लाइन को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉट प्रोवोकिंग लाइन है। आई एम द शैडो दैट फॉलोज अ चाइल्ड। आई एम अ शैडो दैट फॉलोज अ चाइल्ड। मैं एक साया हूं जो बच्चे के पीछे चलता है। अब इसको पहले समझें कि साया बच्चे के पीछे चलता है। पहली बात तो ये हो सकती है कि बच्चे जाहिर है इनोसेंस का सिंबल है, मासूमियत का सिंबल है, अलामत है मासूमियत की, तो उनका साया भी उनकी तरह मासूम ही है। दैट इज़ फॉलोइंग दैम। बच्चों को कौन फॉलो करता है? लेकिन उनका साया। बच्चों को कौन फॉलो करता है? लेकिन उनका साया। यानी बच्चे जो हैं वो इनोसेंट हैं और उनका साया उनसे भी ज़्यादा इनोसेंट है। In this way, the poet is calling himself as innocent as a child or the shadow of the child। जैसे कि बच्चे का साया इनोसेंट है, क्योंकि नेचर ने इंसानों को इनोसेंट पैदा किया। ये वर्ल्डली आइडियाज़ हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जो इंसान को कनिंग बनाती है। ये दुनिया है जो आपको कनिंग करती है। पोएट क्योंकि नेचर का पार्ट एंड पार्सल बनने की कोशिश कर रहा है, तो नेचर ने तमाम चीज़ों को, यानी नेचर से मुराद अल्लाह ताला ने जिस तरीके से तमाम चीज़ों को पैदा किया है, तो वो तो इनोसेंस के साथ पैदा की गई है। उनमें तो मासूमियत है, उनमें तो प्योरिटी है। इट सीम्स लाइक द पोएट इज ओवरजॉयड बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंडशिप विद नेचर। ऐसा लगता है कि नेचर के साथ अपनी दोस्ती को शायर इंजॉय कर रहा है। He calls himself a shadow that chases a child। जो बच्चे के पीछे चलता है। It is a metaphor of innocence and simplicity। ये सादगी का एक मेटाफर है। He is free from hypocrisy that is the chief defect of the modern man। वो उस हिपोक्रेसी से, मुनाफिकत से आज़ाद है जो कि एक खासा है मौजूदा दौर के इंसानों का। He also enjoys the company of child। अब ये एक और पॉइंट है कि हो सकता है वो बच्चे का साया नहीं, बल्कि वो बच्चे के पीछे पीछे उसके चल रहा है। एंड ही इज ऑब्जर्विंग हिज इनोसेंट मूव्स। और वो उसकी इनोसेंट मूव्स को ऑब्जर्व कर रहा है कि वो बच्चा आखिर करना क्या चाह रहा है। इफ़ वी ट्राई टू फॉलो सम चाइल्ड, अगर हम किसी बच्चे को ऐसे फॉलो करें तो इट विल बी सर्टनली अम्यूजिंग फॉर अस टू ऑब्जर्व द मूव्स ऑफ द चाइल्ड। कि आखिर वो करना क्या चाहता है। उसकी मासूमियत को देख के ही इंसान जो है वो एंजॉय कर सकता है। तो इसमें दो बातें वो करना चाहता है। एक तो ये हो सकता है कि फिजिकली वो किसी बच्चे के पीछे पीछे चल रहा है उसकी मूव्स को ऑब्जर्व करने के लिए, और दूसरी बात ये हो सकती है कि वो अपने आप को वैसे ही बच्चे का साया करार दे रहा है क्योंकि वो सिंबल ऑफ इनोसेंस है। आई एम द इवनिंग लाइट। मैं शाम की रोशनी हूँ। द लेसर ऑफ मीडो। मैं चरागाह की चमक हूँ। अंधेरा छाने लगा और शाम की इवनिंग लाइट, शाम की रोशनी, यानी अंधेरे में, मायूसियों में, जब इंसान मायूसियों में गिर रहा है, जब इंसान परेशानियों में गिर रहा है, तो ऐसे इंसानों के लिए जो एक उम्मीद की किरण है, जो अंधेरे में, तारीकी में एक रोशनी की तरह है, वो शायर अपने आप को खुद कह रहा है। आई एम द इवनिंग लाइट। मैं शाम की रोशनी हूँ। द लेसर ऑफ द मिडो। Then the poet identifies himself with the light that helps in darkness at the time of evening। फिर अपने आप को वो रोशनी कहता है जो शाम के वक्त अंधेरे में लोगों की रहनुमाई करती है। The last ray that falls on the pasture and brightens the greenery। या फिर वो अपने आप को वो चमक कहता है, सूरज की जो आखिरी किरणें चरागाह के ऊपर घास पे पड़ती हैं और उसमें एक चमक पैदा होती है, अपने आप को वो लेसर कह रहा है। द लेसर ऑफ मीडो। मैं चरागाह की चमक हूँ। तो रिजल्टेंटली
वट ही इज ट्राइंग टू बिकम, ही इज ट्राइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर। वो चाहता है कि वो नेचर का हिस्सा बन जाए। ही वॉन्ट्स टू गो अवे, ही वॉन्ट्स टू रन अवे फ्रॉम द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग, द वर्ल्ड दैट इज फुल ऑफ मैलिस एंड हिपोक्रेसी। वो दुनिया जो हिपोक्रेसी से, मुनाफिकत से भरी हुई है। हाँ जी, इसी तरीके से आपकी वो पहली पोएम है द रेन, वो भी नेचर के बारे में है। फिर आपकी एक नज़म है द फील्ड, वो भी नेचर के बारे में है। तो ऐसी बहुत सी नज़में हैं जो नेचर के बारे में लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे हम इसे आज एंड कर रहे हैं, तकरीबन 10 मिनट रह गए हैं। आप लोगों के क्वेश्चन देखते हैं। और आई एम द ईगल प्लेइंग विद द विंड, मैं वो अकाब हूँ जो हवा के साथ खेलता है। ईगल एक प्रीडेटर है, शिकार करने वाला परिंदा है, और उसकी आंखें बहुत तेज़ होती हैं। लेकिन शायर अपने आप को उकाब कहता है क्योंकि वो उसकी इनोसेंस एस्पेक्ट को, क्योंकि वो उसके इनोसेंट एस्पेक्ट को दिखाना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे उकाब कोई शिकार नहीं कर रहा, बल्कि वो सिंपली हवा के साथ खेल रहा है, परिंदों को मार नहीं रहा। आई एम द ईगल प्लेइंग विद द विंड। सेकेंड लाइन को देखें, आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन। आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन। पहली बात तो यही बहुत अजीब सी है कि ब्लू हॉर्सेस जो हैं वो दुनिया में पाए नहीं जाते। ये एक मेटाफर है ब्यूटी का, यानी ऐसी इमेजिनेटिव खूबसूरती उसने क्रिएट की है जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे पोएट्स जो हैं उनको हम देखते हैं कि वो अपनी एक दुनिया अलग से क्रिएट करते हैं अपनी इमेजिनेटिव फ्लाइट के जरिए। आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन, मैं उस नीले घोड़े की तरह हूँ। देन ही सेइंग आई एम द फारदेस्ट स्टार, मैं दूर नजर आने वाला सितारा हूँ। आई एम द कोल्ड ऑफ द डॉन, सुबह के सूरज की ठंडी शुआओं के जैसा हूँ। द पोएट इज ऑल्सो ईगर टू एंटर द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंट स्टार, शायद एक दूर चमकता हुआ सितारा बनना चाहता है और अपने आप को उससे आइडेंटिफाई कर रहा है। क्योंकि जब वो ग्लिमर करता है, जब वो टिमटिमाता है, जब वो ट्विंकलिंग करता है, तो ये आँखों को फैसिनेट करता है। और इसके अलावा वो ये भी सोचता है कि वो निकलते हुए सूरज की ठंडी शुआओं के जैसा है। क्योंकि जैसे ही सूरज की शुआएं निकलती हैं तो दुनिया में काम शुरू हो जाता है, एक्टिविटी शुरू हो जाती है, परिंदे घोंसलों से निकलते हैं, इंसान अपने कामों के लिए निकलते हैं। तो नेचर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है, अपनी ज़ात को बिल्कुल निगेट कर रहा है नेचर के सामने। आई एम द रोरिंग ऑफ द रेन, आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो, मैं बारिश की गरज हूँ और मैं पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ की चमक हूँ। शायर नेवेल स्कॉट मोमेडे मज़ीद अपने आप को कहता है कि वो बारिश का बहुत हैवी साउंड की तरह है, बारिश के साउंड की तरह है। दैट इज़ क्वाइट प्लीजिंग फॉर एयर, जो कानों को सुनने के लिए भी अच्छा लगता है, और पावरफुल इमेजरी इस्तेमाल की है। और इसी तरह से वो लाइक वाइज ही ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ द ब्राइटनेस, वो चमक अपने आप को कहता है जो पहाड़ों के ऊपर पड़ी हुई बर्फ़ की चमक होती है। दैट इज़ क्वाइट मैजिकल, क्वीर, अट्रैक्टिव सिंबल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन अ लेक, मैं नदी में चांद का तवील रास्ता हूँ। तो अपने आप को शायर महसूस करता है कि जैसे वो चमकता हुआ साया है उस चांद का जो कि शफाफ
नदी में, जो शफाफ नदी के पानी में विजिबल है, नज़र आ रहा है। और मून को, चांद को एक लंबे अरसे तक शायरी में खूबसूरती की अलामत के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा, अब भी इस्तेमाल किया जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तानी शायरी में, उर्दू पोइट्री में, बल्कि इंग्लिश पोइट्री में। हर शायरी में शायरों ने चांद को खूबसूरती के इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह से नवेरिस्ट स्कॉट मोमेडी इसका इस्तेमाल करता है। देन ही सेज आई एम द फ्लेम ऑफ 4 कलर्स, मैं 4 रंगों का एक आग का शोला हूँ। आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स, मैं इन तमाम चीज़ों का एक ख्वाब हूँ। He then imagines himself to be shining like colourful flame, अपने आप को वो चमकता हुआ आग का शोला कहता है जिसके 4 रंग होते हैं, और इस 4 रंगों वाले शोले की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा गर्म होती है आग। और ये एक और ताकत का सिंबल इस्तेमाल किया है उसने, और आखिरकार वो अपने आप को नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की अलामत कहता है जो खूबसूरती को भी जाहिर करते हैं। और आखिर में जब वो कहते हैं कि आई एम द होल ड्रीम्स ऑफ दीज थिंग्स, कि ये तमाम चीज़ें खूबसूरत हैं, ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन इन तमाम चीज़ों का जो ख्वाब है, ये तमाम चीज़ें जिस चीज़ का ख्वाब देखती हैं, वो ख्वाब मैं हूँ। वो ख्वाब क्या है? दैट इज़ ह्यूमन बीइंग, कि अगर इंसान नहीं है तो इस तमाम ब्यूटी का, इस खूबसूरती का, इस नेचुरल ब्यूटी का क्या फ़ायदा, इफ़ देयर इज़ नो वन टू अप्रिशिएट दैट नेचुरल ब्यूटी। तो इन तमाम चीज़ों का जो ख्वाब है वो इंसान है। सेकेंड लाइन को देखें, आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन। आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन। पहली बात तो यही बहुत अजीब सी है कि ब्लू हॉर्सेस जो हैं वो दुनिया में पाए नहीं जाते। ये एक मेटाफर है ब्यूटी का, यानी ऐसी इमेजिनेटिव खूबसूरती उसने क्रिएट की है जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे पोएट्स जो हैं उनको हम देखते हैं कि वो अपनी एक दुनिया अलग से क्रिएट करते हैं अपनी इमेजिनेटिव फ्लाइट के जरिए। आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन, मैं उस नीले घोड़े की तरह हूँ जो मैदान में दौड़ता है। ब्लू हॉर्स सिंबल ऑफ पावर है, ताकत की अलामत है। दैट रन्स इन द प्लेन, जो मैदान में दौड़ता है। द ब्लू हॉर्स विद विच द पोएट इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ इज नॉट बिजी इन ग्रेजिंग इन सम पास्चर और अ मीडो लाइक अ कॉमन हॉर्स। वो किसी आम घोड़े की तरह किसी चरागाह में, किसी मीडो, किसी पास्चर में वो घास चरने में मसरूफ़ नहीं है, बल्कि वो किसी पर्पज़ के साथ है, वो अपनी पावर को एग्जिबिट कर रहा है। ही इज़ रनिंग, इट इज़ रनिंग, इट इज़ रनिंग इन। देन ही सेइंग आई एम द फारदेस्ट स्टार, मैं दूर नज़र आने वाला सितारा हूँ। आई एम द कोल्ड ऑफ द डॉन, सुबह के सूरज की ठंडी शुआओं के जैसा हूँ। The poet is also eager to enter the existence of the distant star. शायर एक दूर चमकता हुआ सितारा बनना चाहता है और अपने आप को उससे आइडेंटिफाई कर रहा है, क्योंकि जब वो ग्लिमर करता है, जब वो टिमटिमाता है, जब वो ट्विंकलिंग करता है, तो ये आँखों को फैसिनेट करता है। और इसके अलावा वो ये भी सोचता है कि वो निकलते हुए सूरज की ठंडी शुआओं के जैसा है, क्योंकि जैसे ही सूरज की शुआएं निकलती हैं तो दुनिया में काम शुरू हो जाता है, एक्टिविटी शुरू हो जाती है, परिंदे घोंसलों से निकलते हैं, इंसान अपने कामों के लिए निकलते हैं। तो नेचर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है, अपनी ज़ात को बिल्कुल निगेट कर रहा है नेचर के सामने। I stand in good relations to all that is fruitful. मेरा उन तमाम चीज़ों के साथ अच्छा रिलेशन है जो फ़ायदेमंद हैं। You see I am alive, I am alive. तुम देखते हो कि मैं ज़िंदा हूँ। The poet seems to be ecstatic. इंतहाई खुशी में है
विद द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, क्योंकि नेचर का उसके जहन पर, दिलो दिमाग पे नेचर का असर है, नेचर उस पर छाई हुई है। द नेचर दैट इज़ प्रॉफिटिंग, क्योंकि नेचर इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। नेचर एक्ट्स लाइक मदर टू नॉरिश इट्स चिल्ड्रन, नेचर एक माँ की तरह इंसानों का ख्याल रखती। देन स्पॉन्टेनियसली, फिर अचानक से शायर जैसे कि वो अपने जज्बात को रोक नहीं सका, वो बोल उठता है कि आई एम अलाइव ओनली बिकॉज ऑफ लिविंग इन द विसिनिटी ऑफ नेचर, क्योंकि मैं नेचर के करीब रह रहा हूँ इसलिए मैं ज़िंदा हूँ। जैसे वो एहसान दानिश ने, उर्दू का बड़ा मशहूर शायर है, नेचर के बारे में उसकी बड़ी शायरी है, 3 लाइनें उसकी मुझे याद आ रही हैं कि ओढ़ कर एक केरगूं चादर बयाबां सो गया, सब्ज खेतों पर खुनक साया मुसल्लत हो गया, सब्ज खेतों पर खुनक साया मुसल्लत हो गया, और आग के चौगिर्द दहकानों का झुमघट हो गया। तो जिस शायर को भी हम देखें, चाहे वो उर्दू में है, चाहे इंग्लिश में, चाहे पर्शियन में, रशियन में, अफ्रीकन में, अमेरिकन पोइट्री में, आयरिश में, हर शायरी में हमें मिलता है कि शायर जो है वो नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा शायरी की जा सकती है। यहाँ पे ये नज़म हमारी कंप्लीट होती है।